आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, देखने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ व्हाइट फास्फोरस, है ना। पीछे के क्लास में आपने देखा था कि फास्फोरस हमें कैसे प्राप्त होता है। उसमें आपने देखा था कि किस प्रकार से हम लोग हड्डी लेते हैं, हड्डी का चूर्ण बनाते हैं, फिर उसका हड्डी का राख बनाते हैं, जिसे हम बोलते हैं बोनेस, है ना। और बोनेस में कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है, CH3PO4 याद है आपको, जिसे कि फास्फोराइट के नाम से जाना जाता है। फिर हमने उसका क्या किया था, याद होगा, है ना, सैंड के साथ, बालू के साथ उसको गर्म किया था, है, जिसके फलस्वरूप हमें मिला था कैल्शियम, सिलिकेट और फास्फोरस हाइड्रोक्साइड। फिर हमने क्या किया, फास्फोरस हाइड्रोक्साइड को किया चारकोल के साथ, यानी कार्बन के साथ हमने गर्म किया, है ना। इसके फलस्वरूप हमें एज रिजल्ट हमें क्या प्राप्त होता है, श्वेत फास्फोरस प्राप्त होता है ना। और बाकी क्या हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन करके उड़ जाती है और आपको प्राप्त हो जाता है व्हाइट फास्फोरस। इतना देखिएगा। अब इससे आगे हम लोग देखेंगे, लिखिए फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरा खत्म ये होगा तभी तो दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाइट फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस के भौतिक गुण, श्वेत बोलिए या उजला बोलिए या इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पीला, येलो बोलते हैं ना। पीला फास्फोरस के भौतिक गुण। सबसे पहले तो बात करें, इट इज गार्लिक ऑर्डर्ड, it is garlic ordered, translucent, poisonous, solid, या लहसुन की गंध जैसा। कैसा गंध होता है इसका, या लहसुन के गंध वाला, है ना। एक होता है ट्रांसपेरेंट, जिसके आर पार हम लोग देख सकते हैं। एक होता है ओपेक, जिसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं, या नॉन ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। एक क्या होता है, ठीक ना, सेमी ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट बोलते हैं, और मतलब अर्धपारदर्शी, यानी थोड़ा थोड़ा आपको क्या होगा, दिखाई देगा, जिसको हम बोलते हैं पारभासी। वही है यहाँ पे ट्रांसलूसेंट लिखे हैं, ठीक ना। यह लहसुन के गंध वाला, ठीक ना, पारभासी, विषैला, ठोस होता है, it is soft like wax, मोम की तरह क्या होता है, मुलायम होता है। तो समझ सकते हैं, इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। It can be easily cut with a knife. It can be easily cut with a knife. छुरी की सहायता से या छुरी के द्वारा इसे आसानी से क्या काटा जा सकता है।
विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर, यह जल में अघुलनशील होता है। इट इज insoluble in water but soluble in carbon disulfide CS2। यह जल में अघुलनशील होता है किंतु कार्बन डाइसल्फाइड में घुलनशील होता है ना। देखिए ऊपर से एक एक करके फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या डिस्कस किया आपको, ये श्वेत फास्फोरस जो होता है ना, ठीक है, लहसुन की गंध वाला होता है, इसकी गंध जो होती है लहसुन जैसी होती है, फार्मासी होती है, इसे आप अगर ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना, तो बाहर की चीज जो है ना थोड़ी बहुत आपको दिखाई देगी। विषैला होता है, बहुत ही खतरनाक भी होता है, ठीक ना, चूहा मारने की दवा जो है उसमें व्हाइट फास्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है, रिएक्टिव भी होता है। चलिए आगे लिखते हैं, रिएक्टिव का मतलब क्या हो गया, इसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक ना, इतना भी रिएक्टिव नहीं होता कि हवा में रख देंगे तो हो जाएगा, इतना भी नहीं होता है, ठीक ना। वो आप सोडियम की बात कर रहे हो। देखिए 5 नंबर पे बात करें, इट इज रिएक्टिव एंड सोर phosphorescence। आपने सुना होगा, ठीक ना, कि श्मशान वगैरह में या कहीं किसी को जलाया गया, वो आग बुझ गई, फिर भी आपने रात के अंधेरे में सुना होगा किसी से या देखा भी हो कि चिंगारी चमकती हुई उस जगह पे, तो हमारी जो हड्डी है वो कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। आफ्टर ऑल जब जला दिया जाता है तो सारा का सारा जलता थोड़े है, राख बन जाएगा, तो राख में अभी भी क्या मौजूद है, कैल्शियम फॉस्फेट। अरे जला दिए, राख को क्या करोगे, राख तो मौजूद है ना, ठीक ना। तो जब क्या होता है, टेम्परेचर जब बढ़ जाती है, क्या चीज का, एनवायरनमेंट का, वायुमंडल आसपास की सराउंडिंग की टेम्परेचर ज्यादा रहती है, वो फास्फोरस एयर से ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, ठीक है ना, जल उठती है और चिंगारी के रूप में वो उड़ती है ऊपर की ओर, ठीक है, तो वो चमक दिखाई देती है। हाँ, इसी घटना को हम लोग कहते हैं प्रतिदीप्ति। क्या बोलते हैं, प्रतिदीप्ति। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं हम लोग फास्फोरेसेंस। देखिए यह सक्रिय होती है तथा प्रतिदीप्ति अर्थात चमक प्रदर्शित करती है। फास्फोरस जो है हवा के साथ, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ, ठीक ना, अभिक्रिया करके वो थोड़ी सी चिंगारी के रूप में उड़ती रहती है, एक चमक प्रदर्शित करती है। इस घटना को हम लोग कहते हैं फास्फोरेसेंस। ठीक है, कोई परेशानी यहाँ तक समझ में आ गया? अब चलिए हम लोग इसको छोड़ते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट हम लोग चलें। चलो एक चीज और लिख लेते हैं, एक चीज और समझ लीजिए। जो लोग खास करके जो फास्फोरस जहाँ तैयार होती है ना, तो फास्फोरस मतलब धीरे धीरे जो लोग उसमें काम करते हैं, फास्फोरस की फैक्ट्री में जहाँ फास्फोरस तैयार होता है, वहाँ क्या होता है, ये जो फास्फोरस है ना, ये जलने के बाद स्मोक पैदा करती है, धुआं पैदा करती है, और उससे जो सांस लेते हैं उससे एक बीमारी पैदा होती है, हड्डी गलाने की क्षमता होती है इसके स्मोक में, ठीक है ना, फास्फोरस पेंटॉक्साइड में जलने के बाद उसकी जो मतलब क्या बोले
वोलेटाइल फॉर्म में, मतलब धुआं के रूप में जब निकलती है, इसकी जो धुआं होती है बहुत खतरनाक होती है, जो सांस लेते हैं उसका ये जो जबड़ा होता है जॉ, ये समझ रहे हैं ना, ये सब गलना शुरू हो जाता है और इस बीमारी को हम लोग बोलते हैं फॉस्सी डिजीज। फॉस्सी जॉ, जॉ माना जबड़ा है ना, इसको गला देती है। तो जो लोग इस फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं, लंबे समय का अगर काम करेंगे, ये सब उसका गलना शुरू हो जाता है। समझ में आ रहा है? इस बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं? फॉस्सी, फॉस्सी जॉ डिजीज। लिखिए फ्यूम या स्मोक of phosphorus causes Fauci jaw disease. It decompose jaw, हिंदी में लिखेंगे इसकी धुआं के कारण जबड़ा जॉ गलने लगता है। इस बीमारी को क्या बोलते हैं? फॉस्सी जॉ, क्या लिखेगा? फॉस्सी जॉ बीमारी कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया ना? फॉस्सी जॉ डिजीज जो है किस प्रकार की बीमारी है? फास्फोरस के जो फ्यूम होते हैं, धुआं होती है, ठीक है ना, उसमें गलाने की क्षमता होती है हड्डी को, और ये हड्डी जो है यहाँ वाली बड़ी आसानी से गल जाती है, ठीक है ना। नेजल कैविटी को डैमेज करती है, नाक से जो जुड़ी हुई हड्डी है उसको बहुत डैमेज करती है, बहुत खतरनाक होती है। देखेंगे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फास्फोरस। कौन सा फास्फोरस हम लोग पढ़ रहे हैं? व्हाइट फास्फोरस। लिखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाइट फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस के या उजला फास्फोरस या जिसे हम पीला फास्फोरस बोलते हैं, श्वेत फास्फोरस के रासायनिक गुण। श्वेत फास्फोरस के रासायनिक गुण चलिए देखते हैं। एक नंबर में आइए, ऑक्सीडेशन या कंबसन। दहन, आप सबों को पता है दहन क्या है? दहन एक ऑक्सीकरण की अभिक्रिया, ऑक्सीकरण की क्रिया है ना, जिसमें जो ऐसे पदार्थ जो ज्वलनशील होते हैं, है ना, जो आग पकड़ लेती है, यस, ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसका क्या होता है? बर्निंग होता है, वो जल जाती है, और जलने के बाद वो क्या पैदा करती है? उष्मा, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी पैदा करती है। करती कि नहीं करती है? कंबसन। अब ये देख लो, फास्फोरस को दिखाते P4 से, हमने क्या किया इसको, ठीक ना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया, बड़ी आसानी से क्या होगा, ये आग पकड़ लेगी और जल जाएगी, है ना, जिसे हम लोग दहन करते हैं, और बनाएगी P4O10। क्या बनाया? P4O10। या हम इसे बोल सकते हैं, 2 से काटिए इसे, 2 × 4, 2 × 5 = 10, कट जाएगा ना, हम लिख सकते हैं इसको P2O5, इसलिए इसे हम बोलेंगे फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। फास्फोरस
पेंटा ऑक्साइड। ये क्या है? व्हाइट फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस। और ये तो ऑक्सीजन है, पता है कहां से है? हवा में, है ना? जल्दी लिखिए लैंग्वेज। When phosphorus is oxidized, when phosphorus is oxidized, phosphorus pentaoxide is obtained. When phosphorus is oxidized, phosphorus pentaoxide is obtained. हिंदी में लिखेंगे जब श्वेत फास्फोरस का दहन किया जाता है। दहन का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन से अभिक्रिया। जब श्वेत फास्फोरस का दहन किया जाता है तो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड प्राप्त होती है। तो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड प्राप्त होती है। ठीक है? एक्शन विद हेलोजन। हेलोजन के साथ जब हम हेलोजन बोलते हैं तब दिमाग में क्या चलना चाहिए? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना? हेलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ अभिक्रिया। यहाँ भी से एक चीज और बोल सकते हैं, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन मतलब हेलोजनीकरण। ठीक ना? ये देखो हमने P4 लिया, श्वेत फास्फोरस है, व्हाइट फास्फोरस है, या इसी को येलो फास्फोरस कहते हैं। इसको हमने क्या किया? क्लोरीन के साथ गर्म किया। ठीक ना? PCl3 क्या बन गया? PCl3। इसे पढ़ेंगे फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो क्लोरीन की ज्यादा मात्रा लेंगे, ये थोड़ा सा लिया है, अगर ज्यादा लेंगे एक्सेस समझते हैं ना? अत्यधिक, तो आपको यहाँ बन जाएगा PCl5। तो ध्यान दीजिएगा, फास्फोरस PCl3 और PCl5 दोनों बनाते हैं, लेकिन नाइट्रोजन केवल NCl3 बनाते हैं, NCl5 नहीं बनाते हैं। क्योंकि फास्फोरस में अगर बात करें, ठीक ना, तो d ऑर्बिटल उपस्थित होते हैं, मौजूद होते हैं। d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, d में ही खत्म हो जाते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, लेकिन 3p होता है, 3d होता है। ठीक ना? 2d नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये है, जैसे भी आप क्लास में बैठे हो, ठीक ना, तो कुछ बेंच खाली भी है, तो ये संभावना हम कर सकते हैं कि कल या परसों या जब कभी भी ज्यादा बच्चे आ जाएंगे तो बच्चों की संख्या बढ़ने से वो बेंच भर जाएगा। लेकिन अगर बेंच ही नहीं हो तो कोई सवाल ही नहीं होता है, बच्चे आ ही नहीं सकते क्योंकि बैठने के लिए उनके पास जगह नहीं है। तो नाइट्रोजन के केस में अगर हम बात करें, थोड़ा सा हट के बात कर रहा हूँ, थोड़ा देखेंगे। नाइट्रोजन के केस में अगर बात करते हैं 1s2 2s2 2p3, तो यहाँ देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 5 इलेक्ट्रॉन। फास्फोरस की बात करें 15 1s2 2s2
2p6 3s2 3p3। पहला कक्षा में फर्स्ट ऑर्बिट के ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8 और तीसरा में 5। यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, ठीक ना। बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, इसका मतलब सेम फैमिली से है, एक ही परिवार से है, ठीक है ना। लेकिन अंतर है बहुत बड़ा। यहाँ देखिए 2p है, 2p के बाद अगर बढ़ेंगे तो 2d नहीं होता है, लेकिन 3p के बाद अगर हम बढ़ें तो 3d होता है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d, मतलब 3d होता है। तो इलेक्ट्रॉन इसमें से जंप कर सकता है, कूद सकता है, ठीक ना। अब जगह काफी है, सपोज दैट, तो आगे वाले बच्चे को सपोज दैट कि 4-5 बच्चे बैठे हैं और आपस में उनको क्या हो रहा है, पटरी नहीं बैठ रहा है, मींस तालमेल अच्छा नहीं है। उसमें से कोई बच्चा हो सकता है कि यहाँ से उठ करके चले जाए कोना में, या मेरी अगर नजर पड़ी तो हम चाहेंगे कि चलो भाई आपस में, अगर तेरी नहीं बनती है तो क्यों बैठते हो एक जगह, चल तू चल जा उधर, करते ही नहीं करते, ठीक ना। 2 कमरा है, आपस में पट नहीं रहा है, ठीक ना। दोनों भाई बिल्कुल एकदम गिरा कट है, क्या करता है, तू जा उस कमरे में, तू जा इस कमरे में, बोलते ही नहीं बोलते। लेकिन जब कमरा ही एक हो तो मारपीट करो उसी कमरे में, यस। तो यहाँ क्या है ना, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, वैकेंट क्या है ही नहीं, तो वैकेंट कहाँ से होगा, ठीक ना, है ही नहीं। यहाँ है, 3d होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d में जा सकती है। यही कारण है कि नाइट्रोजन केवल क्या बनाते हैं, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके केवल और केवल बनाते हैं NCl3, जबकि फास्फोरस क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके 2 चीज बनाती है, PCl3 भी बनाती है, PCl5 भी बनाती है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, कारण बताइए, गिव द रीजन व्हाई नाइट्रोजन फॉर्म्स ओनली वन कंपाउंड एक्सेप्ट विद क्लोरीन, दैट इज NCl3 नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, बट phosphorus forms 2 compound NCl3 and PCl3 and PCl5। तो इसका बस एक छोटा सा जवाब है, लंबा भी कर सकते हैं जवाब को, ठीक ना। सीधा सीधा लिखेंगे, उसमें बताएंगे उसको, बाय द प्रेजेंस ऑफ d ऑर्बिटल इन फास्फोरस, ओके, they form PCl3 and PCl5, but in the case of nitrogen, okay, no availability of d orbital। सिंपल सा हिंदी में बोलेंगे, नाइट्रोजन में श्रीमान जी मत बोलिएगा, मैं बोल रहा हूँ आपको मजाक में, ठीक है ना। क्या बोलिएगा, नाइट्रोजन की स्थिति में, नाइट्रोजन के केस में d उपकक्ष नहीं होते हैं, जबकि फास्फोरस में d उपकक्ष उपलब्ध होते हैं, बस सिंपल सा है। और दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखा दीजिएगा, ठीक है ना। 2d इज नॉट पॉसिबल, यानी देखेंगे 2d नहीं होता है, यहाँ लिखेंगे 3d होता है। चलिए आगे बढ़ें, तो यहाँ देखा आपने, इसका नाम क्या आएगा भाई, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। क्या पढ़ेंगे इसको, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, है ना जी, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अभी देखिए थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, मैंने P4 लिया, इसके साथ हमने क्या किया, Br2, ब्रोमीन की अभिक्रिया किया, किसका, ब्रोमीन का, बन जाएगा PBr3। फास्फोरस क्या बोलेंगे, ट्राइब्रोमाइड। क्या पढ़ेंगे इसको, फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड। अगर हम आयोडीन ले लेंगे I2 तो क्या बनेगा, ठीक ना, P, ओके, I3 फास्फोरस ट्राइआयोडाइड। क्या पढ़ेंगे, फास्फोरस ट्राइआयोडाइड। इसका भाषा जो लिखेंगे, लैंग्वेज जो ना बहुत सिंपल है, सीधा सीधा बोलना है, बाय द एक्शन ऑफ फास्फोरस विथ हैलोजन, फास्फोरस हैलाइड। कैसा हैलाइड, ट्राइहैलाइड इज फॉर्म, ठीक है, नोट कर सकते हैं। व्हेन फास्फोरस, क्या लिखा, व्हेन फास्फोरस रिएक्ट्स विथ हैलोजन,
हेलोजन जब मैं बोल रहा हूँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक ना। तो फ्लोरीन काफी रिएक्टिव होता है, इसलिए फ्लोरीन को नहीं दिखाते हैं, विस्फोट हो जाती है, एक्सप्लोसिव नेचर होता है। जैसे बनेगी रिएक्शन होगा लेकिन विस्फोट कर जाएगा, खतरनाक हो गया ना, डेंजरस। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, ठीक ना। वैसे बोल रहा हूँ। तो जनरली जो आपको देखो कि रिएक्शन में भाग लेता है ना क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसा नहीं कि क्लोरीन भाग नहीं लेता है, गजब का भाग लेता है, इतना तेजी से भाग लेता है ना कि यहाँ क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाती है, डेंजर हो जाता है, विस्फोट कर जाएगा। जिस आप बर्तन में बनाओगे ना, बनने के साथ ही एक्सप्लोड कर जाएगा, विस्फोट कर देगा, इतना तेजी से रिएक्शन होता है, सिमल्टेनियसली, अचानक से हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए देखिए कहीं भी हम फ्लोरीन दिखाए हैं, इसका मतलब ये नहीं होगा कि फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया नहीं होती है, भैया रिएक्शन होती है, जबरदस्त होती है, ठीक है ना। तो अगर रिएक्शन करेंगे क्या बन जाएगा, PF3 बन जाएगा, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बन जाएगा। तो चलो हम एक साथ बात करते हैं। तो क्या लिखा आपने, व्हेन phosphorus reacts with halogen, phosphorus trihalide, phosphorus trihalide is formed। अब हिंदी में लिखिए, जब फास्फोरस की अभिक्रिया, कौन सा फास्फोरस की बात कर रहा हूँ यार, श्वेत फास्फोरस, व्हाइट या येलो फास्फोरस की बात कर रहा हूँ। जब श्वेत फास्फोरस की अभिक्रिया, लिखिए, जब श्वेत फास्फोरस या उजला फास्फोरस या पीला फास्फोरस, तीनों में से कोई भी नाम ले लो, जब श्वेत फास्फोरस की अभिक्रिया हैलोजन के साथ होती है, किसके साथ होती है, हैलोजन के साथ होती है, तो फास्फोरस ट्राइहैलाइड बनते हैं। क्या बनते हैं, फास्फोरस ट्राइहैलाइड, ये कॉमन है सबके लिए, फास्फोरस ट्राइहैलाइड। इसे हम कैसे दिखाएंगे, PX3, फास्फोरस ट्राइहैलाइड बनते हैं। कितना नंबर, 3 में लिखिए, एक्शन विद H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, किसके साथ अभिक्रिया, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। ये हमने P4 लिया, H2SO4 लिया, इसके साथ क्या क्या गर्म किया। यहाँ देखिए क्या सब आपको बनेगा, हाइड्रोजन है, फास्फोरस है, ऑक्सीजन है, सल्फर है ना, फास्फोरस है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले H3PO4, H3PO4, सल्फर है, ऑक्सीजन यहाँ 4 है, एक केस और बनती है SO2, ठीक ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके H2O। देखिए ध्यान से, H3PO4 इसको बोलेंगे हाइड्रोजन फॉस्फेट, वैसे ये एसिड है तो हम सिंपली बोलेंगे फास्फोरिक एसिड। क्या बोलेंगे बाबू, फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक अम्ल, इसको कौन नहीं जानता, सल्फर डाइऑक्साइड, कौन सा ये, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, बहुत ज्यादा इसकी जरूरत पड़ेगी आपको, कहाँ, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में। और ये क्या है, नोट कर सकते हैं, फटाफट लिखिए, when white phosphorus reacts with H2SO4 sulfuric acid, H2SO4 phosphoric acid, phosphoric acid, sulfur dioxide and water formed। ठीक है, जो हिंदी में लिखते हैं हिंदी में लिखेंगे फटाफट। जब श्वेत फास्फोरस की अभिक्रिया
जब श्वेत फास्फोरस की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ होती है तो फास्फोरिक अम्ल सल्फर डाइऑक्साइड एवं जल प्राप्त होते हैं। 4 नंबर में यहाँ देखिए, एक्शन विथ नाइट्रिक एसिड। जब नाइट्रिक अम्ल के साथ श्वेत फास्फोरस या व्हाइट फास्फोरस या येलो फास्फोरस की अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है? दिस इज व्हाइट फास्फोरस, इट रिएक्ट्स विथ नाइट्रिक एसिड। आफ्टर द रिएक्शन we are obtaining phosphoric acid, nitrogen dioxide and water. These are the products which are formed just after the reaction of white phosphorus with nitric acid. जब नाइट्रिक अम्ल के साथ श्वेत फास्फोरस की अभिक्रिया की जाती है तो सबसे पहले हमें फास्फोरिक एसिड प्राप्त होता है, उसके साथ साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनती है और साथ ही जल प्राप्त होते हैं। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। अब हम लोग जस्ट देखने वाले हैं रेड फास्फोरस। लिखिए रेड फास्फोरस, हिंदी में बोलेंगे लाल फास्फोरस। सबसे पहले बात करें लाल फास्फोरस, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका मोलेकुलर फॉर्मूला जैसे कि आपने देखा था इससे पहले P4, इसका भी P4 होता है। फिर अंतर क्या है दोनों में? बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है ना। उसका कलर कैसा है? व्हाइट या येलो, और इसका जो कलर है ये क्या है? ठीक है ना, रेड कलर। ठीक है, ये बनाते कैसे हैं? तो व्हाइट फास्फोरस लेंगे, ये हो गया P4, कैसा वाला? व्हाइट फास्फोरस। ध्यान रखिएगा, इसे हमको गर्म करना है। अगर हम खुला में गर्म करेंगे तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेगी। ध्यान रखिएगा, अगर खुला में हम गर्म करेंगे तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके एक फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बना देगी। इसलिए इसको हम किसी डब्बा में लेंगे, इनर्ट मीडियम लेंगे। इनर्ट मीडियम का मतलब समझते हैं? अक्रिय माध्यम। उसमें हीलियम गैस भर देंगे, फिर उसको गर्म करेंगे तो कोई अभिक्रिया नहीं करेगी। तो यहाँ इसलिए हम लिख देते हैं क्या? इनर्ट मीडियम, हिंदी में अक्रिय माध्यम। जब श्वेत फास्फोरस को अक्रिय माध्यम में, ठीक है ना, क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। कितना? तकरीबन 250 डिग्री सेल्सियस पे, 250 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो यह कन्वर्ट कर जाती है क्या चीज में? फॉर्मूला बस ऐसा ही रहेगा, लेकिन अब ये बदल गया। क्या नाम हो गया इसका? रेड फास्फोरस। देखो गर्म करने से कितना कुछ बदल गया इसमें। लाल फास्फोरस ये बहुत कम सक्रिय होता है, ठीक ना। भाषा लिखिए जल्दी, जो इंग्लिश वर्जन वाले हैं फटाफट इंग्लिश लिखिए। When white phosphorus is heated, when white phosphorus is heated in inert medium, when white phosphorus is heated in inert medium, it is converted into red phosphorus. It is converted into red phosphorus. हिंदी में लिखिए, जब श्वेत फास्फोरस को, जब श्वेत फास्फोरस को अक्रिय माध्यम में गर्म किया जाता है
गर्म किया जाता है तो लाल फास्फोरस प्राप्त होती है। आप इसको यूं समझ सकते हैं कि व्हाइट फास्फोरस कन्वर्ट कर गया, बदल गया क्या चीज में, रेड फास्फोरस में। ओके, जल्दी एक लाइन दो लाइन छोड़िए और लिखिए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ रेड फास्फोरस। एक लाइन का है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रेड फास्फोरस, लाल फास्फोरस के भौतिक गुण, लाल फास्फोरस के भौतिक गुण। लाल लहसुन के जैसा, इसमें लिखेंगे इट इज odorless, poisonless, red colored, वो आपका ट्रांसल्यूसेंट था, ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, ठीक ना, बिल्कुल ओपेक। सॉलिड पाउडर, या पाउडर लिख दो ना, पाउडर हिंदी में, या रंगीन, ओह सॉरी गंधहीन, रंगीन नहीं, या गंधहीन, विषहीन, वो विषैला था ना, ये विषहीन होता है। मतलब अब ये मत बोलिए खा लेते क्या होगा, हानिकारक तो होगा ना, एक होता पॉइजनस, एक होता हार्मफुल होगा। या गंधहीन, विषहीन, लाल रंग का, अपारदर्शी पाउडर होता है। इनसॉल्युबल इन वाटर, जल में यह भी अघुलनशील होता है। इनसॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन वाटर एंड कर दीजिए, एंड CH2, यह जल एवं CH2 माने कार्बन डाइसल्फाइड में अघुलनशील होता है। ओके, ये केवल एक रिएक्शन को दिखलाती है, ज्यादा रिएक्शन ये शो नहीं करती है। ये देख लो P4 हमने लिया, क्लोरीन के साथ इसको हिट कर दिया, केमिकल प्रॉपर्टी पे बात कर रहा हूं केवल, ठीक ना। ये PCl3 बनाता है, PCl5 नहीं बनाता है। ओके, तो ये था आपका व्हाइट फास्फोरस और रेड फास्फोरस। नेक्स्ट हम देख लेंगे डिफरेंस बिटवीन रेड फास्फोरस एंड व्हाइट फास्फोरस। काफी कुछ पता हो चुका है आपको। एक का गंध लहसुन जैसा होता है, दूसरा का गंध लहसुन जैसा नहीं होता है। एक का कलर व्हाइट या येलो होता है, दूसरा का कलर रेड होता है, देखा आपने, ठीक ना, इस तरीके से। ओके, मिलते हैं हम आपसे अगले क्लास में।